हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का परचम क्लासेस में। आज की क्लास में देखिए हम एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कर रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको आप शॉर्ट में कैग कहते हो, CAG। ठीक है, ये जो सीरीज चल रही है हमारी पॉलिटी विद माइंड मैप्स, ये सब जो है ये पूरी आपकी किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो तो सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का अपना टॉपिक है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, जनरल अवेयरनेस का 2024 का बैच हमारी ऐप पर आ चुका है, आप लोग इनरोल कर सकते हो। इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग स्टैटिक जीके। ठीक है, और अगर आपको इंडिविजुअल बैचेस भी चाहिए तो इंडिविजुअल सेपरेट बैचेस भी हर टीचर के अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी की जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ऐप तक पहुंचिए और ऐप पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी बैच के बारे में। फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे नंबर भी दिया हुआ है कॉल का, व्हाट्सएप का, आप वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स जो हैं, जो भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर हैं तो आप अपने डाउट्स को बता सकते हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस का बैच था 2024 का। अभी हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखो मैंने आपको क्या कहा, जो कैग है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? कोई भी वो बॉडी जिसका जिक्र भारत के संविधान में होता है, जिसको भी कोई ना कोई आर्टिकल अगर अलॉटेड है तो वो क्या होगा, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा। तो कैग को शुरू करते हैं। कैग का पूरा नाम आप यहां देख पा रहे हो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर का मतलब होता है कंट्रोल करना और ऑडिटर का मतलब होता है ऑडिट करना। भारत में नाम तो जरूर आप देख रहे हो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, लेकिन इसका काम सिर्फ ऑडिटिंग का है। अपने यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता। जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद कैग सिर्फ ऑडिटिंग करने जाता है। इसका इतना ही काम है। आप इसको देश का सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट मान सकते हो। ठीक है, जैसे अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? देश के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ऐसे ही कैग कौन होते हैं? देश के हाईएस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, सरकार के जितने भी खाते हैं उनको ये मेंटेन करते हैं। अब जितने भी का मतलब बहुत बहुत बारीकियां हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल वाइज एक एक करके इसके फैक्ट्स वगैरह पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 के अंदर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जिक्र है। ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के। जैसा मैंने आपको कहा सबसे बड़े CA, तो ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के। पब्लिक पर्स के गार्जियन होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत एक अच्छा टाइटल जाता है इनको, गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, देखो सरकार जिसको भी पैसा देती है, सरकार जिसको भी पैसा देती, मतलब हम लोग आम जनता जहां पैसा डालती है, कहां? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अपना सारा टैक्स का पैसा जाता है। या आपने प्रोविडेंट फंड करवाया तो वो पैसा कहां जा रहा है? पब्लिक अकाउंट में। ठीक है, या फिर कंटिजेंसी फंड जो होता है वहां पे भी होता तो टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। तो जितना भी पैसा होता है भारत के लोगों का, वो सारा पैसा जिन जिन खातों में जाता है वो सारे अकाउंट्स जो है वो कैग ही देखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। पब्लिक पर्स के गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, देखते हैं सरकार कौन सा पैसा कहाँ खर्च कर रही है। ठीक है, एक्ट्स एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। पैक का मतलब है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या है? देखो ये एक परमानेंट कमेटी है पार्लियामेंट के अंडर। परमानेंट और एडहॉक कमेटीज होती हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अकॉर्डिंग एक परमानेंट कमेटी बनाई थी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा पैसा होता है उस पे परमानेंट अकाउंट कमेटी को जो रिपोर्ट मिलती है, रिपोर्ट कौन देते हैं? रिपोर्ट देते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इस कमेटी को रिपोर्ट देते हैं और इस रिपोर्ट के अंदर जो भी ऑडिटिंग होती है उसकी जांच करती है। और जो ये कैग होते हैं वो ही पैक को, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी को ये बताते हैं ये पैसा यहाँ से आया, इसको ऐसे करना चाहिए। एडवाइजेस भी खूब देते हैं, सारा समझाते हैं लिस्ट कैसे मेंटेन करनी है। तो उनके फ्रेंड भी हैं, उनके फिलोसोफर भी हैं और उनके गाइड भी हैं। ठीक है, तो इस टाइटल को भी याद रखोगे। अब देखो आपको पता होगा ना, अपने पार्लियामेंट के अंदर 3 तरीके के अकाउंट होते हैं। जब मैंने आपको पुरानी सीरीज करवाई थी पॉलिटी की, जिसके अंदर हमने आई थिंक 36 to 38 वीडियोस करी हैं, वहां मैंने आपको फंड्स बताए थे पार्लियामेंट के 3 अलग अलग, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
ठीक है, मैंने आपको बताया था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 266। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था पब्लिक अकाउंट, और फिर मैंने आपको बताया था कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कौन सा? कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। 3 फंड्स मैंने बताए थे आपको, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है, जो भी अपना टैक्स का पैसा जाता है वो सारा यहाँ जाता है। सरकार जितना उधार लेती है, जितने भी डेट्स रेज कर रही है, वो सारा पैसा यहाँ आता है। और यहाँ से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए, ठीक है। पार्लियामेंट परमिशन इज मस्ट मैंडेटरी, ठीक है, यहां से पैसा अगर निकालना है तो। मैंने आपको बताई थी ये सब बातें। और इसके लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, ठीक है। और उस एप्रोप्रिएशन बिल की ऑडिटिंग भी हमारे कैग ही करते हैं, ठीक। फिर जो पब्लिक अकाउंट होता है, यहां पे जितने भी आप स्मॉल सेविंग स्कीम करवाते हो, पोस्ट ऑफिस के अंदर जितनी भी स्मॉल सेविंग स्कीम कराते हो, आपका जो पीएफ का पैसा है, ठीक है, आपका जो भी एफडी वेफडी आप कराते हो पोस्ट ऑफिस के अंदर, वो सारा पैसा आपका यहाँ पे होता है। यहाँ से पैसा निकालने के लिए आपको पार्लियामेंट के अप्रूवल की नीड नहीं है। कंटिंजेंसी फंड में 30,000 करोड़ रुपीस जो है वो हर वक्त अवेलेबल रहता है। इसको प्रेसिडेंट मेंटेन करते हैं। और प्रेसिडेंट जो भी कंटिंजेंट मतलब कि आकस्मिक कुछ काम हो जाए तो वहां के लिए पैसा अगर निकालना हो, किसी को राहत कोष देना हो, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं भूकंप आ गया है, राहत कोष में पैसा जाना है, तो वो सारा पैसा जो है प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ से कंटिंजेंसी फंड से देते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके ये अकाउंट होते हैं और तीनों को ही ऑडिट कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो बार बार इन अकाउंट्स का जिक्र होगा, मैंने इसलिए आपको पहले ही बता दिया। तो आर्टिकल 148 में इनका जिक्र है कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ठीक है। हेड है ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के, गार्जियन है ये पब्लिक पर्स के, और गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर की तरह काम करते हैं पब्लिक अकाउंट के। अब जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने क्या कहा कि भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए 4 पिलर्स हैं, 4 चीजें मस्ट हैं भारत के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। और वो 4 चीज क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब फ्री और फेयर इलेक्शन कौन कराएगा? फ्री, फेयर, रेगुलर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जरूरत है। सबसे पहला जो डेमोक्रेसी को जिंदा रखता है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई कुछ भी गलत कर रहा है, आम जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो जाता है। जुडिशियल एक्टिविज्म याद करो। तो दूसरा पिलर ये है। तीसरा है यूपीएससी, जहां पे आपके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर लोग रिक्रूट होते हैं, तो वो भी आपकी डेमोक्रेसी को जिंदा करने के ही काम आते हैं, जितने भी ऑफिसर्स बनते हैं। फिर होता है कैग, आपके पैसे का लेखा जोखा रखता है कि लोगों के जो पैसे हैं वो मिसयूज तो नहीं हो रहे हैं। तो ये सारे 4 जो पिलर हैं, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के एक मेजर कॉर्नरस्टोन है, ठीक है, बुलवर्क है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के। तो इनको ही चारों को बाबा साहेब अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने 4 डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो बुलवर्क हैं वो कहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब इनके अपॉइंटमेंट्स की बातें करते हैं। अब देखो, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ कैग। सबसे पहले इनको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब अपॉइंट कर दिए तो शपथ दिलाएंगे। इनको शपथ कौन दिलाते हैं? प्रेसिडेंट ही इनको शपथ दिलाते हैं। अब शपथ भी ले ली तो ऑफिस में आ चुके हैं, तो कितने समय के लिए आए हैं? या तो 6 साल पूरे हो जाएं या 65 साल की उम्र पूरी हो जाए। या तो काम के 6 साल पूरे हो जाएं या 65 साल की उम्र पूरी हो जाए। जो काम पहले हो जाए इनको रिटायर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 6/65 से ऐसे समझेंगे। और एक बार रिटायर हो जाए तो फिर कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर नहीं सकते। नो रीअपॉइंटमेंट इज पॉसिबल, क्योंकि इनको सारा पता है ना कहाँ पे किसका कितना पैसा है। सब सीक्रेट डिटेल्स होती है, सब कॉन्फिडेंशियल डिटेल है, आगे भविष्य में कहीं मिसयूज ना हो जाए इन चीजों का। तो इसलिए इनको कोई आज्ञा नहीं है रीअपॉइंट होने की। रेजिग्नेशन अगर इनको देना है तो प्रेसिडेंट को ही ये रिजाइन करेंगे। और इनको अगर रिमूव करना है तो बिल्कुल वैसे ही रिमूव करेंगे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को। किन किन ग्राउंड्स पे करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को? एक तो मिसबिहेवियर पे और एक इनकैपेसिटी पे। ये 2 ग्राउंड्स होते हैं जिन पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह ही वो प्रोसीजर भी इनका वही है, उसी की तरह ही इनको भी रिमूव किया जाता है। पार्लियामेंट्री पूरा प्रोसीजर चलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए, इनको हम इंडिपेंडेंट कैसे कह सकते हैं? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि प्रूव दैट कैग इज इंडिपेंडेंट, कैग इज एन इंडिपेंडेंस ऑफिस, आप कैसे कहोगे कि एक इंडिपेंडेंट ऑफिस कैसे है? कैग का ऑफिस कैसे इंडिपेंडेंट है?
सबसे पहला तो इसके टेन्योर की सिक्योरिटी है, कोई भी बेवजह इनको हटा नहीं सकता, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के प्लेजर तक ये काम करते रहेंगे, पहली चीज। दूसरा, नो रीअपॉइंटमेंट, तो भी ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंटली अपना काम करो, आपको भविष्य में फिर किसी और के अंडर काम करना ही नहीं है। तीसरा, इनकी जो सैलरी है, जो इनकी कंडीशन है, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, किसी एक बंदे के हाथ में नहीं है, पूरी संसद जहां पक्ष विपक्ष दोनों बैठे हैं, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। फिर सैलरी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। और एक बार इनको जो सैलरी मिल गई, जब तक ये पद पे हैं, जब तक कोई व्यक्ति पद पे है, उनकी सैलरी में डिसएडवांटेज आप नहीं कर सकते, मतलब उनकी सैलरी में आप कटौती नहीं दे सकते, ठीक है। उनकी सैलरी में आप कटौती नहीं दे सकते। सैलरी और राइट्स कैन नॉट बी ऑल्टर्ड टू हिज डिसएडवांटेज, कमी नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हो। फिर जो इनकी सैलरी मिलती है, उस सैलरी को आप डिस्कस तो कर सकते हो, आप वोट नहीं कर सकते। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इनको पैसे मिलते हैं और आप इनकी पैसे को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, ज्यादा तो कर सकते हो, कम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब इनके ऑफिस को इंडिपेंडेंट है, ये दिखाता है। अब इनकी ड्यूटीज क्या है, इनकी पावर्स क्या है। आर्टिकल 149 में इनकी ड्यूटीज और पावर्स का जिक्र है, धीरे धीरे एक एक करके सब समझेंगे। सबसे पहले तो इनकी ड्यूटी होती है पार्लियामेंट के लॉज को, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ को अपहोल्ड करना। तो ये क्या करते हैं, ये पार्लियामेंट के लॉ के अकॉर्डिंग ही अपनी ड्यूटीज जो है वो निभाते हैं। जो पार्लियामेंट के लॉ में लिख दी इनकी ड्यूटीज, वही ड्यूटी जो है ये निभाते हैं। पहले 1971 के कानून के अकॉर्डिंग ड्यूटी करते थे, फिर अमेंडमेंट कर दिया गया और 1976 के ड्यूटी एंड पावर के एक अलग से लिस्ट बना दी गई, जिसमें सबसे पहले ये ऑडिट करते हैं कौन कौन से अकाउंट की, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की, वेरी इंपॉर्टेंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट, यानी स्टेट का कोई अलग से कैग नहीं होता, यही स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को भी देखते हैं और यही यूटी के कंसोलिडेटेड फंड को भी देखते हैं। मार्क माय वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया, स्टेट, यूटी, तीनों के ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यूटी एंड इंडिया को यही देखते हैं। फिर एक्सपेंडिचर किस किस का देखते हैं, कंटिंजेंसी फंड, हर स्टेट का कंटिंजेंसी फंड बना हुआ है, हर स्टेट का एक आकस्मिक निधि बनी हुई है, पैसा अचानक कहाँ जा रहा है, किस राहत कोष में कितना दिया, हर स्टेट के कंटिंजेंसी फंड को ये देखेंगे, हर स्टेट के पब्लिक अकाउंट को ये देखेंगे कि पैसा कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है। फिर उसके बाद ये और किसकी ऑडिटिंग करते हैं, जितने भी सब्सिडरी अकाउंट होते हैं भारत सरकार के, जितने भी सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं भारत सरकार के, चाहे स्टेट लेवल के चाहे सेंट्रल लेवल के, सबकी ऑडिटिंग यही करते हैं। जो रिसिप्ट आई सरकार के पास, कितना टैक्स आया, सरकार ने कितने चालान काटे, सरकार ने कितना डिविडेंड से कमाया, सरकार ने कितनी इंटरेस्ट की कमाई की, सरकार कितनी कमाई कर रही है या कितने खर्चे, कितनी सब्सिडीज गवर्नमेंट ने दे दी, कितने कैपिटल प्रोजेक्ट बना दिए सरकार ने, ये सब चीजें जो हैं उनकी ऑडिटिंग स्टेट लेवल पर भी सेंट्रल लेवल पर भी यही करते हैं। फिर इनका कुछ काम एडवाइस देने का भी है। किसको एडवाइस देते हैं, प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं। अगर किसी फाइनेंशियल मैटर पे प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए, सेंटर से रिलेटेड, स्टेट से रिलेटेड, तो ये ही एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। और क्या करते हैं, ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करेंगे, ठीक है, जो भी रिपोर्ट ये बनाएंगे, और फिर वो रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट की, वो पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी। प्रेसिडेंट जो है उनको बोथ हाउस के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। फिर ऐसे ही स्टेट गवर्नर को रिपोर्ट बना के देंगे, और स्टेट गवर्नर क्या करेंगे, स्टेट गवर्नर फिर उसको विधानसभा के अंदर रखेंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं ये, और कौन सी ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों। एप्रोप्रिएशन बिल पर जो एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट होता है, एप्रोप्रिएशन रिपोर्ट क्या होता है, देखो जब आपका पूरा बजट बनता है तो इस साल हमने क्या रिसीट ली है, कितनी सरकार की कमाई हुई है इस साल, तो अब वो जो बजट तैयार हुआ है, हर मिनिस्ट्री ने अपना अपना एलोकेशन मांगा होता है कि मैं एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री में मुझे 1000 करोड़ चाहिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कह रहा है मुझे 2000 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे अब ये वाला इस साल ये काम करने हैं। तो होता क्या है, एप्रोप्रिएशन बिल पास किया जाता है इन द एंड आफ्टर एवरी डिस्कशन। बजट 6 चरणों के अंदर, 6 फेजेस के अंदर पास होता है। जो 6th और लास्ट फेज होता है दैट इज एप्रोप्रिएशन बिल, जिसमें क्या होता है, जिस मिनिस्ट्री को जो भी जांच पड़ताल हुई है उसके अकॉर्डिंग उसको एलोकेट कर दिया जाता है सारा फंड। तो अब उस एप्रोप्रिएशन बिल की जो ऑडिटिंग होती है कि क्या किसी ने कितना रुपया मांगा है, वो सही मांगा है क्या, उसकी रिपोर्ट की ऑडिटिंग यही करते हैं। फिर फाइनेंस के रिपोर्ट की ऑडिटिंग यही करते हैं। पब्लिक अंडरटेकिंग, जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं, महारत्ना है, नवरत्ना है, मिनी रत्ना है, उन सब की ऑडिटिंग यही करते हैं।
कितना कमाया, कितना खर्चा, कहाँ कितना लॉस लगा, टेक्निकल चीज में नहीं जाएंगे, फाइनेंशियल मैटर को देखेंगे। ठीक है, एक नोट आपको बताती हूं, इनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने में कोई हाथ नहीं है, वो पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट की परमिशन से ही पैसा निकलता है, वहां कैग कुछ नहीं बोल सकते। और एक और बात, एक और लिमिटेशन मैं इनकी बताती हूं कि कैग ना हमेशा बाद में बोल सकते हैं, कोई काम हो गया उसकी ऑडिटिंग कर सकते हैं, होने से पहले ये ऐसा नहीं बता सकते कि आप ये ना करके ये कर लो तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ऑडिटर है, कंट्रोलर का काम इनको नहीं मिला हुआ है, इस बात को याद रखना। फिर उसके बाद कुछ और एडिशनल डिटेल मैं आपको बता रही हूँ। देखो, इंडिया के जो कैग है ना, इंडिया के जो कैग है, इंडिया के कैग आपको ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते, नो मेंबर ऑफ, नो एमपी, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते। जबकि ब्रिटेन के अंदर जो कैग होते हैं ना, ब्रिटेन के जो कैग है वो, हालांकि हमने उन्हीं से लिया है ये ऑफिस, ब्रिटेन से ही लिया है, लेकिन इंडिया के कैग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते, ना तो लोकसभा के सदस्य ना ही राज्यसभा के सदस्य। ब्रिटेन के जो कैग हैं वो हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर होते हैं, यानी कि जो जैसे अपना लोकसभा है ऐसे ब्रिटेन के अंदर हाउस ऑफ कॉमन है और वहां पे ये हाउस ऑफ कॉमन के मेंबर होते हैं, इस बात को याद रखोगे। ठीक है, अब और बात, जो हमारे पहले कैग थे, फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे, इनकी इमेज आप देख रहे हो, इनका नाम था वी नरहरि राव, जो 1948 से 1954 तक अपने पद को संभालते हैं। ये एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, उसके बाद जो पहली विमेन कैग रही हैं, इनका नाम था सिंधु श्री खुल्लर, इनकी इमेज आप देख रहे हो, सिंधु श्री खुल्लर जी, ये फर्स्ट विमेन कैग रही हैं। अब आपको दो क्वेश्चन कमेंट में बताने हैं, एक तो जो फर्स्ट विमेन कैग है इनका टाइम पीरियड क्या रहा, और दूसरा एट प्रेजेंट अभी हमारे कैग कौन है। ये दो आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। आपको यूं लगेगा वीडियो बहुत छोटा है, लेकिन आप अगर इसकी एक एक पॉइंट की गहराई में जाओगे तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि कब आपके इतने सारे क्वेश्चंस कैग से लेके अटेम्प्ट हो चुके हैं, है ना। तो साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते रहना, और कोई क्वेश्चन ऐसा आपको लगे कि अटक रहा है तो कमेंट सेक्शन में उसको पिन कर देना, उसको कमेंट कर देना, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को देखूं और फिर आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बता भी सकूं। ठीक है, तो ये थी आज की बात, आज का टॉपिक। अब एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल, कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ पॉलिटी या इकोनॉमी बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहता है, दोनों की प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी कि मैं कैसा पढ़ाती हूँ, तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो। दोनों ही बैचेस परचम क्लासेस की ऐप पे अवेलेबल हैं, पॉलिटी का भी और इकोनॉमी का भी, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक की, एसएससी की, बैंकिंग की पॉलिटी दैट इज, बैंकिंग की इकोनॉमी दैट इज डिफरेंट। ठीक है, उनको आफरीन मैम ले रही हैं। जो एसएससी के स्टूडेंट है, स्पेशल एसएससी इकोनॉमी की अगर आपको तैयारी करनी है तो, और या एसएससी पॉलिटी की तैयारी करनी है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं परचम क्लासेस की ऐप पर। दोनों ही बैचेस अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।